मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पहले की अगर हम सरकारें दो देखें उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी और वही हुआ। सांकेतिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिया था अपने सहयोगी दलों को, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा था। यहां सोचना पड़ रहा है और एक एक दो दो दल जो 10 साल का सूखा था वो पूरा करने की कोशिश करेंगे तमाम सहयोगी दल। क्या लगता है आपको? देखिए अबुल जी, यदि आपने अनुभव के हिसाब से कहें और अभी जैसे आपकी संवाददाता कह रही थी, अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो बैठकों में नहीं होते। उसके लिए क्या वो तरीका ये है कि यदि राजनाथ सिंह जी संपर्क में है तो वो पहले एक टोह ले लेते हैं कि आपकी क्या अपेक्षा, आपकी क्या है और हम लोग क्या है। सही माने में कोई प्रधानमंत्री रहे, ऐसा नहीं नरसिंह राव या अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी सीधे सीधे ऐसा नहीं होता है कि ये बार्गेन ऐसा होगा। जो इस तरह के घटक जो और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू हैं और जितना अनुभव उनको नीतीश कुमार को है और उनको गठबंधनों की पुरानी अनुभव रहे हैं, असली निर्णय वो करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लल्लू सिंह आएंगे और फलाने सिंह आएंगे और वो सब बात कर लेंगे। केसी त्यागी जैसे मान लो उनके बीच के एक बड़े वरिष्ठ नेताओं में से, वो पार्टी की तरफ से मान लो उनसे कुछ बात हो, कुछ उनके जेडीयू के, इसी तरह से नायडू जी से संपर्क करके ये बातें। और मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊंगा, नरेंद्र मोदी आप ये कह रहे नहीं, वो संगठन में महासचिव रहे थे बीजेपी में, और जिस समय ये गठबंधन, जब चंद्रबाबू नायडू भी उसमें थे, उन सब नेताओं से पुराना संपर्क उनका रहा। अमित शाह जी बाद में आए, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है जिनके उनको उनके बारे में उनकी अपेक्षाओं का अंदाज कुछ रहता है। और ये सब डिमांड ऐसी नहीं, विशेष दर्जा और मंत्री। चलिए अपने ज्यादा लंबी बात में कहकर, मंत्रिमंडल में देखिए 4 गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और चौथा कौन सा है? रक्षा मंत्री। गृह रक्षा मंत्री। 4 मंत्रालय सिर्फ बीजेपी के पास रहेंगे। आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इस पर सवाल करना बेकार है। इसके बाद जो विभाग बचते हैं मंत्रालय, उसमें उनकी क्षमता। लेकिन आलोक सर, आपको नहीं लगता कि क्लैश हो सकता है? क्योंकि संख्या बल के मुताबिक जेडीयू की डिमांड है कि आप जितने हमारे सांसदों की संख्या है उस अकॉर्डिंग हमें मंत्रालय दीजिए, लेकिन फिर यहाँ पर और भी ऐसी पार्टियां हैं, आरएलडी है या जैसे एचएम पार्टी है, वो तो केवल एक ही सांसद वाली है, उनको भी कैबिनेट मंत्री चाहिए, उनको भी मिनिस्ट्री चाहिए। जाहिर है सबको चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे क्या कहा कि उनकी अपेक्षा अपनी जगह है, लेकिन क्या मांझी जी से संपर्क मोदी जी का इससे पहले या चिराग पासवान का पहले क्या बातें हुई आपको, हमको नहीं मालूम ना। कि कभी ऐसी स्थिति में जो उनके साथ पहले से रहे हैं गठबंधन में, आप ये याद रखिए कि वो कहे हाँ 4 मिलना है तो उसमें राज्य मंत्री भी बनता है, उसमें हो सकता है वित्त मंत्रालय के साथ भी कोई महत्वपूर्ण वैसा दिया जा सकता है। रेल, ये सही है, रेल की डिमांड कहना कि चूंकि लालू यादव के पास था, पहले पासवान जी के पास था, ऐसे पुरानी नीतीश कुमार जी खुद रेल मंत्री रहे हैं, मुझे याद है उस समय में बहुत पहले 99 में भी जब सरकार बनी थी 2004, उसके बाद तो वहां चले गए। जी आलोक जी, इस पर भी बात करेंगे और मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अगर सरकार बन भी जाती है, और जैसा कि तैयारी भी है कि सरकार बन जाएगी, 9 तारीख शायद आ रही है कि 9 तारीख को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो मुद्दे आएंगे उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सरकार गठन को लेकर जो शुरुआती बातचीत हो रही है, मंत्रालयों की बातचीत हो रही है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि वंदना ने कहा कि एक एक सांसद जिनके पास है वो भी कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद जी, क्या ये जो फॉर्मूला है ये अब कैसे तय होगा? क्योंकि तमाम दल डिमांड कर रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में जो टूटकर अलग हुए थे नीतीश कुमार, वो इसीलिए हुए थे कि उनको मनमर्जी के मंत्रालय नहीं दिए जा रहे थे, नहीं मिल रहे थे। देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल। जब साथ रहने का फैसला लोगों ने किया है तो ये बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन इस बंटवारे में नीतीश कुमार और टीडीपी का जो रवैया हो या और छोटी पार्टियों का जो रवैया हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह का रवैया क्या रहता है। क्योंकि अब तक उन्होंने जो फैसले किए हैं, जैसे मान लीजिए पहली ही कैबिनेट, जेटली जी या स्मृति ईरानी, इस किस्म के लोग जो चुनाव हार गए थे, उनको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। तो इसलिए वो उस दौर में ये कोई इशू नहीं बना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये मामला सिर्फ बाहर का नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टनर्स आए हैं सिर्फ उन्हीं का नहीं है, आज बीजेपी के अंदर का भी मसला है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की चलेगी, निश्चित रूप से ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अपने मंत्रालय को रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन ये तय मानिए कि ये अकेले प्रधानमंत्री या अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। उनको अपनी शैली जो अब तक की रही है उसमें विचार विमर्श और दूसरों की राय का सम्मान करना जोड़ना पड़ेगा। ये बदलाव इस तीसरे कैबिनेट में निश्चित रूप से करना पड़ेगा, इसके बगैर बातें चलेंगी नहीं, क्योंकि काफी कंट्राडिक्शंस हैं आपस के। सिर्फ मंत्रालय का मामला नहीं है, मुस्लिम आरक्षण का सवाल है, हज सब्सिडी का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, सीएए का मसला है, इस किस्म की सारी चीजें हैं। तो वो सिर्फ कैबिनेट भर का और कौन मंत्रालय किसके पास और कितने एमपी और कितने मंत्रालय या कितने बजट का मंत्रालय और कितने मंत्री, ये मसला भी चल रहा है आजकल राज्यों में। तो ये खास तौर से चल रहा है कि कितने बजट का मंत्रालय है वो किसको दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मसले भी होंगे, लेकिन उसके ऊपर बड़े मसले हैं। और सबसे बड़ा मसला मैं मानता हूँ कि तीसरी सरकार में प्रधानमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलने की चुनौती होगी। और एक चीज मानिए कि हम उनको बहुत सख्त और मजबूत और ये मानते हैं, लेकिन कोर्स करेक्शन में भी वही सबसे अब तक तेज दिखते हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं एक कमेंट और ले लूं। दो मेहमान और हमारे साथ हैं, प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ए.के. मिश्रा जी भी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। ए.के. मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं, सरकार गठन में क्या किसी तरह की कोई परेशानी है? फिलहाल जो मंत्रालयों की बात हो रही है कि कितने मंत्रालय चाहिए, संख्या बल के हिसाब से चाहिए मंत्रालय, क्या इस पर स्मूथली बात हो जाएगी और सरकार गठन हो जाएगा? देखिए, अगर कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी लीडर का नहीं आया है जो एनडीए के घटक दल हैं, बीजेपी के लीडर या आप जेडीयू के लीडर या किसी मतलब सीरियस जो सीनियर होते हैं, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। जब तक कि अगर किसी पिछले को 10 साल भी ख्याल में रखने चाहिए। पिछले 10 सालों में सहयोगी दलों को कुछ खास मिला नहीं। नहीं, क्वेश्चन देखिए, कब मिला कब नहीं मिला, अब क्या मिलेगा, अब क्या फार्मूला बनेगा, समय के हिसाब से हर वक्त फार्मूले अलग अलग रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछली बार भी जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, भले ही क्लियर कट बीजेपी की मेजॉरिटी थी, सबको रिस्पेक्ट दिया गया था। बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत सारे पद या मिनिस्ट्रीज दी गई थी, भले ही उनकी एक सीट रही हो। तो इस मामले में तो कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकता है। बताइए आप मुझे जी, किन किन को दिया गया था पिछली सरकार में? जो सहयोगी दल थे उनमें किन्हें दिया गया था? रामदास अठावले, रामविलास पासवान एलजेपी, हरसिमरत कौर अकाली दल। नहीं, आपकी आवाज मैं यहाँ सुन नहीं पा रहा हूँ। किन किन लोगों को दिया गया था, किन किन लोगों को पिछली सरकार में पद दिए गए थे सहयोगी दलों को? कितने लोगों के नाम आप जानते हैं, बता सकते हैं? वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप ये देखिए, ठीक है, किन किन लोगों को एग्जैक्ट किस डेट पे दिया गया था वो लिस्टिंग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गठबंधन की कोई भी सरकार रहती है तो जो मेजर प्लेयर रहते हैं कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दी। आप ये देखिए, अभी यूपी में राजभर जो थे तो उनको भी एक मिनिस्ट्री दी गई थी, उनके साथ गठबंधन था। यहाँ जेडीयू को नहीं दिया गया, जेडीयू ने शपथ नहीं लिया। आप निर्गुण बात करिएगा, उससे थोड़ी नहीं, बात निर्गुण की नहीं है। तो अगर दूसरों को दिया गया तो ऑफर या पूछना तो होगा। वो हो सकता है जेडीयू अब की बार सेटिस्फाई हो जाएगी, भाई हम बिहार में रहेंगे, हमें यहाँ नहीं चाहिए। पे ले गए। मैं पिछली सरकार में आपने कहा कि सभी को सम्मान दिया गया, सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला था। पिछली सरकार में 3-4 लोगों को मिनिस्ट्रीज दी गई थी, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया गया। नहीं, मैं देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई अगर ये बोले, जैसे जेडीयू का है, उनका फोकस बिहार पे ज्यादा है रेदर देन सेंटर पे। अगर सेंटर पे होता तो कई बार तो नीतीश कुमार जी को विपक्ष ने पीएम के लिए ऑफर किया, उन्होंने मना कर दिया। तो अगर उनका फोकस बिहार पे है तो वो सेंटर में बाहर से भी सपोर्ट दे सकते हैं, बिना किसी पद के भी सपोर्ट दे सकते हैं। अभी जो मंत्रालय मांग रहे हैं, ये तो उनकी मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, कौन किस पे सेटिस्फाई होता है, ये आउटकम आना बाकी है। प्रदीप जी से भी एक सवाल मेरे ख्याल से ले लिया जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जो 16 निर्दलीय सांसद हैं, ये भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी उनके भी संपर्क में है। विपक्ष इस उम्मीद में है कि सरकार स्थिर नहीं चल पाएगी, ये जो खींचतान होगी पोर्टफोलियो को लेकर, उनको लगता है कि अभी टूट हो जाएगी। आप क्या मान रहे हैं?
देखिए, ऐसा नहीं लगता है। एनडीए को बहुमत, लगभग बहुमत एनडीए को मिली है, और वो उसके आधार पे जिस तरह से उनके घटक दलों का बयान आ रहा है, उसके आधार पे वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर काफी वो है और सहमति जताए हैं। इसी वजह से सरकार बनने जा रही है, और कहीं ना कहीं इंटरनल सारी चीजों को, सारी इश्यूज को बैठ के निपटाने की बात है। बीजेपी देखिए बड़े तरीके से काम कर रही है। आप देखिए जितने घटक दल हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जो, सबसे बात करके उनसे पोर्टफोलियो तय करेगी। मुझे लगता है कि कोई किसी तरह की कोई बहुत अड़चन नहीं आने वाली। छोटे जो घटक दल हैं जिनके पास 2 या 3 सीटें हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनको भी संतुष्ट करेगी। ये जरूर है कि इसमें जब मंत्रालय बटेगा तो उसमें हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके साथ सहयोगी दल हैं, वो कुछ ही डिमांड कर सकते हैं कि बड़े कुछ मंत्रालय इनको मिल जाए, और उसमें ये सहमति मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बनना तय होगी। और ठीक है, इसीलिए आप जरूरी कह देखेंगे लीजिए या लगातार मजबूरी कह बैठकें लीजिए, बीजेपी की लेकिन हो रही ये है। मौका अमित ऐसा शाह है, जी वक्त कई की बार नजाकत ऐसी है कि लगातार नाराजगी बात भी मोल की नहीं है। ले सकते हैं।